तो ये वाला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी। यदि आप इंडिया में देखेंगे तो भारत के द्वारा भी लोकतंत्र को अपनाया गया है। कभी हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है, क्या ही लोकतंत्र है इंडिया, या फिर हम बहुत सारी जगह पे लोकतंत्र के बारे में सुनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं और टीचर्स उनको रोक रहे हैं डिस्कशन करने से, तब भी हम बोलते हैं कि क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा। गांव के लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी जब हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को जब दबा दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं है, लोकतांत्रिक वातावरण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा। सो इसी के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है एंड लोकतंत्र क्यों जरूरी है। एंड ये जो चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड की NCERT का पहला चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है। तो यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है सबसे पहले इस चैप्टर का, जिसमें कहा गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड देन फिर इस चैप्टर में हमें लोकतंत्र की हम एक सामान्य परिभाषा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई गई हैं और फिर सारी चीजें बताने के बाद हम उसकी एक डेफिनेशन और उसका एक मतलब अपनी तरफ से बना सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच डिफरेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। आज के टाइम में यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने राजतंत्र के बारे में सुना होगा, इसी के साथ कुलीन तंत्र के बारे में सुना होगा, वीर तंत्र के बारे में सुना होगा। देयर आर मल्टीपल टर्म्स। उनमें से सबसे बेस्ट आज के टाइम में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें लग सकता है कि नहीं, ये तो बड़ी सामान्य सी चीज है। तो सामान्य सी दिखने वाली चीजें अक्सर इतनी आसान नहीं होती है, उनको जानने के लिए हमें थोड़ा गहरे से चिंतन करना पड़ता है और उसी चिंतन का हिस्सा ये आज लेक्चर होने वाला है। आपने भी लोकतंत्र के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी होगी कि लोकतंत्र क्या होता है और किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक सरकारों से अलग होती है। तो इस तरीके की डिबेट एंड डिस्कशंस हम अक्सर करते ही रहते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा बना होता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बाय डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को परिभाषित करने की क्या जरूरत है। आगे ये बताया गया है कि एक क्लासरूम है जिसमें एक टीचर है और उसके 3 स्टूडेंट्स हैं जो उस मैडम से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे। जैसे ही ये क्लासरूम में एंटर करती हैं, बच्चे मैडम को विश करते हैं जैसे यूजुअली क्लासरूम में होता है। फिर मैम उनको बिठाती है और उसके बाद मैडम बोलती है कि आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र को डिफाइन क्यों करना है। तो एक स्टूडेंट, मैरी नाम की एक स्टूडेंट है, वो कहती है कि मैडम कल ही आपने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताया था, आज आप हमें लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। इस मैरी नाम की स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि मैडम आपको ऐसा करना चाहिए था, कल आपको हमें मतलब बताना चाहिए था लोकतंत्र का और उसी के साथ परिभाषा बतानी चाहिए थी, आज आपको हमें विशेषताएं बतानी चाहिए थी। सो मैटिल्डा लिंगदो मैडम के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे पॉइंट को मैंने एक्सेप्ट किया है, तुम्हारा पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, परंतु इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मोबाइल होगा इस समय, जब आपके हाथ में मोबाइल दिया गया तो आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि मुझे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिंगदो मैडम ये समझाने का प्रयास कर रही है कि बच्चों, लोकतंत्र जो वर्ड है और लोकतंत्र की विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने ऊपर से जान लिया है एंड उसके बाद हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये उनके द्वारा आर्गुमेंट दिया गया कि सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आएगा, उसके बाद उस शब्द के रिगार्डिंग कुछ चीजें आएंगी एंड देन उसके बाद हम उस वर्ड को डिफाइन करना शुरू करते हैं। उसी के साथ मैरी ने क्वेश्चन कर दिया, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं किताब में तो उसमें हमेशा ही हमें डेफिनेशन बतानी पड़ती है, उस चीज का मतलब बताना पड़ता है, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे वो सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट हो। तो मैडम के द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया और ये कहा गया कि हम डेफिनेशंस किसी भी वर्ड की तब ढूंढते हैं जब हम डिफिकल्टी फेस करते हैं उस शब्द के रिगार्डिंग। जैसे बारिश के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो बारिश जो वर्ड है दैट इज ओके, वो तब तक ओके है जब तक आप स्नोफॉल नहीं देख लेते, जिसको आप बर्फबारी कहते हैं, स्लीट नहीं देख लेते, जैसे कि जो बर्फ के गोले पड़ते हैं। तो जब आप स्नोफॉल देख लेंगे, बर्फ के गोले देख लेंगे और बारिश पड़ रही होगी,
तब आप देखेंगे कि क्या हम तीनों को बारिश बोल सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है कि नहीं, दे आर डिफरेंट। बारिश, स्लीट एंड स्नोफॉल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रेन। सो लाइकवाइज मैडम के द्वारा कहा गया, जब हमें डिफिकल्टी आती है कि हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, या फिर कोई डिक्टेटर भी या फिर कोई तानाशाह भी ये बोलना शुरू कर देता है हिटलर जैसा कि मेरे से बड़ा लोकतांत्रिक कोई नहीं हो सकता, उस समय हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय हम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, उस समय हम लोकतंत्र को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। यही मैडम के द्वारा आगे आर्गुमेंट दिया गया। उसके बाद रिबियांग नाम का लड़का है, मेघालय से है, इसके द्वारा मैडम से पूछा गया कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन पड़ी हुई है, आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार है। तो रिबियांग ने कहा कि मैडम हमारे पास ऑलरेडी एक डेफिनेशन पड़ी हुई है जिसको लगभग सारे स्कॉलर मानते हैं कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार है, तो क्या जरूरत है कि हमें कोई नई डेफिनेशन ढूंढनी चाहिए, जब हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्टेड डेफिनेशन पड़ी है जिसको हर व्यक्ति आज के टाइम में मान रहा है, तो इस डेफिनेशन या इस परिभाषा को बदलने की जरूरत क्या है। तो मैडम के द्वारा कहा गया कि ये जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, दिस इज वेरी गुड डेफिनेशन और हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं है। परंतु उसी के साथ मैडम के द्वारा कहा गया कि बच्चों, जब तक तुम अपनी तरफ से सोचना शुरू नहीं कर देते, तब तक कोई फायदा नहीं है कि आप एक बनी बनाई डेफिनेशन को फॉलो करें। और इसी के साथ मैडम के द्वारा कहा गया कि अगर कोई चीज बहुत फेमस है तो जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो सकती है। एंड उसी के साथ हमें किसी भी चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि सभी लोग उसको मानते हैं। तो ये मैडम के द्वारा तर्क दिया गया। तो यहाँ पर जो मैडम क्लास की है वो बच्चों को बताने का प्रयास कर रही है कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपको चीजों के कोर के बारे में जानना है, चीजों के अंदर के बारे में जानना है। देन आप एबल जब हो पाएंगे अपने द्वारा सोच कर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके, आपको रीडिंग कर करके इतना काबिल होना है कि आप अपनी डेफिनेशन लोकतंत्र की खुद बना लें। सो दैट इज वाई मैडम ने बोला कि आपको अपनी जो जर्नी है वो रोकनी नहीं है, आपको इतना काबिल बनना है रीडिंग करने के बाद कि आप इस डेफिनेशन को खुद ब खुद बना लें। योलेंडा नाम की एक और स्टूडेंट है मैडम की, उसने बोला कि मैडम मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हमें परिभाषा की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इसके द्वारा कहा गया कि मैंने पढ़ा है कि लोकतंत्र जो है वह ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो डेमोक्रेशिया है। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल। इस हिसाब से यदि हम देखें तो रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन। तो जब हमें डेमोक्रेसी की ओरिजिन में ही, यानी कि उसका जब जन्म हुआ था उस शब्द का, यहाँ से हमने लिया है, उसमें ही लोगों का शासन बताया गया है। तो इट इज क्लियर कि इसकी डेफिनेशन भी यही होगी। तो ये क्वेश्चन इस बच्चे के द्वारा या फिर सजेशन मैडम को दी गई। इसका रिस्पॉन्ड मैडम क्या करती है, उससे पहले मैं आपको ग्रीस की लोकेशन बताना चाहूंगा। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट है। तो ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये एशियन कॉन्टिनेंट को 2 कॉन्टिनेंट से अलग करती है। एक यहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में ग्रीस एक कंट्री है जिसकी भाषा ग्रीक है। तो आपने सुना होगा एरिस्टोटल, प्लेटो, जो भी थिंकर्स हुए हैं ये इसी वाले हिस्से में हुए हैं जिस समय ये सिटी स्टेट्स हुआ करती थी। ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है और इसकी भाषा को यूनानी भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम ग्रीक बोलेंगे एंड हिंदी में हम यूनान बोलेंगे। एंड इसी के नदन हिस्से से सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा से भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से तक पहुंच चुका था। इस वाले रीजन में एक लैंग्वेज थी जिसको ग्रीक बोलते हैं, यूनानी भाषा बोलते हैं। इस भाषा के 2 शब्द हैं, डेमोक्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है लोग, क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो लिंगदो मैडम के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा जो कहा गया है दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मैटर। उसी के साथ मैडम के द्वारा कहा गया कि ये वाला जो मेथड है वो हर टाइम वर्क करने वाला है नहीं, क्योंकि जो शब्द हैं वह कभी भी अपने जन्म के साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बदलते भी हैं, उनके मतलब भी बदलते हैं। तो किसी जो शब्द की शुरुआत है वह किस सेंस में होती है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसका जो रूप है वो बदलता रहता है। इसका एग्जाम्पल मैडम के द्वारा बोला गया कि जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी तो उस समय कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ कंप्यूटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था और कहा जाता था कि कंप्यूटर बेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। परंतु विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर से व्यक्ति ना केवल
कैलकुलेशन करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडिटिंग करता है व्यक्ति, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपडेटेड रहते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट कंप्यूटर के ऊपर हम मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में कंप्यूटर में ऐड हो गई है। तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तब तो कैलकुलेशन करना ही इसका काम था। वैसे ही किसी भी शब्द की जब शुरुआत होती है उसका मायना कुछ और होता है और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बदलता रहता है। इसलिए मैडम के द्वारा कहा गया कि हमें डेमोक्रेसी जो शब्द है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका मतलब उस समय क्या था, इसी के साथ हमें इसके मायनों को भी पहचानना है कि डेमोक्रेसी की अब नई डेफिनेशन क्या बन सकती है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इवॉल्व द डेफिनेशन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो लास्ट में मैडम की स्टूडेंट मैरी के द्वारा कहा गया कि मैडम वैसे मूल रूप से आप ये चाह रही हैं कि हम किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को ना अपनाएं, बल्कि हम किसी भी मैटर के बारे में जो सोशल साइंसेज का होता है उसके बारे में खुद सोचें, बेशक वो लोकतंत्र ही क्यों ना हो। एंड उसी के साथ सोचते हुए हमें रीडिंग करते हुए उसके मतलब को खुद से बनाना चाहिए और उसकी एक नई डेफिनेशन इवॉल्व करनी चाहिए। तो मैडम के द्वारा बोला गया कि बिल्कुल तुमने मुझे राइट लिया है एंड मेरा मतलब बिल्कुल यही है। तो अल्टीमेटली मैडम के बोलने का मतलब क्या था? मैडम के बोलने का मतलब ये था कि पहले तो हमारे पास वर्ड आना चाहिए कि लोकतंत्र नाम का कोई शब्द है, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ 2-4 चीजें। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब हम लोकतंत्र लोगों के मुंह से सुनते हैं तो फिर हम कंफ्यूजन होती है कि हर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति डेमोक्रेसी वर्ड का यूज कर रहा है। तो उसके बाद हमारे लिए उस वर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र का सही में मतलब क्या होता है। और जैसे ही हम उसको डिफाइन करने जाते हैं तो उस समय भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पुरानी डेफिनेशंस पड़ी होती है। उसी के साथ उस वर्ड का एक मीनिंग होता है पर्टिकुलरली कि इसका जो जन्म था वो कब हुआ था, ये किस भाषा से लिया गया था, उस समय उस शब्द का क्या मतलब हुआ करता था। उस मीनिंग को जानने के साथ साथ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें बदलती हैं और उस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट होता है उसके मतलब को भी चेंज करना या उसके डेफिनेशन को भी चेंज करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये काम कैसे कर सकता है कोई बच्चा? ये बच्चा तभी काम कर सकता है जब वह खुद से सोचना शुरू करेगा, उसके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, खुद से रीडिंग करना शुरू करेगा। सो यही सलाह मैडम के द्वारा अपने बच्चों को दी गई है। तो आगे बोला गया है कि आइए अब हम एक सामान्य मतलब जानते हैं लोकतंत्र का क्या होता है। तो यहाँ पर पहली जो साझा विशेषता बताई गई है, गवर्नमेंट इज चोजन बाय दी ऑल। यहाँ पर सरकार सभी लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसको हम लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, और वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है यहाँ पर रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। रूलर का मतलब ये है कि जो हमारे शासक होते हैं वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हम लोकतांत्रिक सरकारों और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। तो आपको यदि डिफरेंस करना हो कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी गैर लोकतांत्रिक है, तो पहला डिफरेंस यही है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और गैर लोकतांत्रिक में शासक लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, म्यांमार का एग्जाम्पल दिया गया है। म्यांमार में फॉर द टाइम बिंग लोकतंत्र आया था, उसके बाद फिर से वहाँ पर मिलिट्री रूल आ चुका है। तो म्यांमार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार इज आर नेबरिंग कंट्री। ये यहाँ पर म्यांमार है, ये इंडिया है। एंड इंडिया के जस्ट आप नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जाएंगे तो बांग्लादेश है। उसके बाद 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न की, 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। एंड उनके जस्ट साउथ में म्यांमार है। इसको पहले बर्मा भी कहा जाता था। आपने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुना होगा, बर्मा के बारे में आपने सुना होगा। म्यांमार में आज के टाइम में मिलिट्री रूल पाया जा रहा है। इनफैक्ट यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का जो रूल है उसको प्रभावित करती है पाकिस्तान की मिलिट्री। ऊपर से बेशक हमें वहां पर लोकतांत्रिक रूप सरकारों का देखने को मिलता है, परंतु पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जो रूल करने वाली रियल एंटिटी जो है वह आर्मी है वहां की, जिसको डीप स्टेट भी कहा जाता है। देन हम म्यांमार पे आ जाते हैं। म्यांमार में मिलिट्री के द्वारा रूल किया जाता है। कुछ टाइम के लिए आंग सान सू की सरकार यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार आई थी, परंतु उसको मिलिट्री कू के द्वारा हटाया गया। अच्छा, जब भी जो मिलिट्री होती है, जो सैनिक होते हैं, उनके द्वारा जब देश की शासन व्यवस्था के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है उसको हम मिलिट्री कू कहते हैं, यानी कि सैनिक विद्रोह।
सेना के द्वारा विद्रोह किया गया और वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया, तो फिर सेना वहां पर रूल कर लेती है। तो जब म्यांमार जैसी जगह पे मिलिट्री रूल करती है तो क्या हम उसको लोकतांत्रिक सरकार बोल सकते हैं? इसके अनुसार जो हमने अभी एक फीचर डेमोक्रेसी की पढ़ी है जिसमें बोला है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, तो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो कोई ना कोई मेरिट को क्वालिफाई करने के बाद मिलिट्री के जनरल्स बने होंगे, उसके बाद वह देश की शासन व्यवस्था के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, तो क्या हम उसको लोकतांत्रिक सरकार बोल सकते हैं? हम उसको लोकतांत्रिक सरकार नहीं बोल सकते। तो ये एक एग्जाम्पल म्यांमार का दिया गया है।